छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और विधायक कवासी लखमा जेल से रिहा हो गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इसे सत्य की जीत बताया। लखमा पर 70 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप था। उन्हें 15 जनवरी 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी। शर्तों में छत्तीसगढ़ से बाहर रहने, पासपोर्ट जमा करने और पुलिस में पता व मोबाइल दर्ज कराने का निर्देश शामिल है। इस देश का न्यायपालिक को सबसे बधाई देता हूं और मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी, मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिक को पुनः मैं बधाई देता हूं। साथ में हमारा नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अप्रत्यक्ष हमारे प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास मान प्रतिपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव, वो सब बड़े नेता पारी पारी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आते थे और उन लोग को, सबको, कार्यकर्ता को, बस्तर का जनता को, कोंटा के विधानसभा के लोगों को, छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर को मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूं, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आने वाला समय में भी न्यायपालिका को पूरा मेरा उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साथ में मैं छत्तीसगढ़ को, पत्रकारों लोग को, आप लोग को ही बधाई देता हूं। इतना देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। हमारा नेता लोग, हमारा विधायक विक्रम, साथी मंडावी, विकास, गिरीश जी, बहुत लोग आए हैं, नाम लेना संभव नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं एक बात को, मैं अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पेपर में, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस का अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जेल में किसी प्रकार कोई तकलीफ तो नहीं थी आपको? बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में, जब तक जिंदा रहूंगा उसका लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा और सांस चलेगा। एक साल में बस्तर बहुत बदल गया है। जेल में कोई तकलीफ नहीं? एक साल में बस्तर बहुत बदल गया है। अभी मेरे को बहुत बदल गए हैं। बस्तर में जाने के बाद पता चलेगा। मैं तो अंदर था, 4 दिवाली के अंदर थे। बदला है कि क्या हुआ तो उसका जाके आप लोगों को बाद में बताऊंगा। विधानसभा में जाएंगे क्या? मेजर छात्र होने वाले मैं उस बारे में हमारा विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह साहब को भी से मिलूंगा कि विधानसभा में आने का मौका दे। और क्योंकि सुदूर अंचल छत्तीसगढ़ हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, आदिवासी के बारे में, पिछड़ा लोग के बारे में, जंगल जमीन के बारे में बात उठा सके, लोगों को राहत मिले। लगातार मैं 6 बार का विधायक हूँ। विधानसभा में 1 साल नहीं होने से मेरे को बहुत, जितना परिवार को जितना फिकर नहीं था, जनता को फिकर है, बस्तर का फिकर है। इसलिए सभी को बधाई, धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, नगरीय विकास और नवाचार से जुड़े 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रायपुर समेत 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन और 100 नए पदों को स्वीकृति मिली। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए एसओजी के लिए 44 पद भी मंजूर किए गए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने गृह निर्माण मंडल व आरडीए की 35 कॉलोनियां स्थानीय निकायों को सौंपने, नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन निर्माण और सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास के लिए कलेक्टरों को भूमि आवंटन अधिकार देने का निर्णय लिया। साथ ही क्लाउड फर्स्ट नीति और दूरस्थ व नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्द खत्म करना होता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा आज के बैठक में राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान एफटीओ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र के बढ़ते हुए मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ इंक्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भूखंड, उद्यान, अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होगी। हालांकि आवासीय, व्यावसायिक और अर्ध सार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होगी। अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण
वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा वहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेगी और कॉलोनी वासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और वहां विभागों को स्पेस आवंटित किया जाएगा ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। मंत्रिपरिषद द्वारा अरपा सिरपुर क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य संबंधित नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध और समग्र विकास करना है। इसके लिए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, भूमि नियोजन एवं नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि का आवंटन जरूरी था। वर्तमान में दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आवंटन 1 रुपये प्रीमियम एवं भूपाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भूमि आवंटन के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को राज्य में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नीति के तहत क्रम प्राथमिकता वाले एप्लीकेशन एवं आर्काइव डाटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नए एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं की 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं सुदृढ़ होगी। परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से
मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा। मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना से सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध होने से प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। मोबाइल टावर योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपातकालीन डायल 112 जैसी योजनाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों के नागरिकों तक सुगमता से होगी। शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शराब, डीएमएफ और कोयला जैसे कई बड़े घोटाले सामने आए, लेकिन इन सबके बीच कवासी लखमा को ही बलि का बकरा बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं को बचाने के लिए एक व्यक्ति पर पूरा बोझ डाल दिया। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। धान खरीदी की तिथि में 2 दिन की बढ़ोतरी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इससे किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जनता और किसानों से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है, जबकि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी अनवरत इस बात को जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारी कार्यवाहियां इस बार इसलिए भी हुई हैं जो धान की खरीदी की प्रक्रिया में गलत करते रहते हैं उन लोगों पर। अभी 2 दिन बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो निर्णय पूरी ही बात का करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी शेष रह जाए। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हाई लेवल बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल मोर्चे पर सरकार की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब केवल 15% भूभाग और करीब 15% नक्सली सशस्त्र बल शेष रह गए हैं। सरकार की प्राथमिकता बिना गोली चलाए समाधान की है। नक्सलियों के लिए पुनर्वास की बेहतर नीति लागू है, जबकि शेष उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि सुरक्षा बलों के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं पाई है। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बलि का बकरा बताए जाने वाले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर लखमा को ही बलि का बकरा माना जा रहा है तो फिर असली दोषी कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का ये बयान खुद इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कवासी लखमा निर्दोष है और एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा गया। ऐसे में भाजपा को प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सीधा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है, वो स्वीकार कर रही है।
अगर कभी कवासी लकमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगा क्या, ये सरकार तय करेगा क्या? कहीं न कहीं इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि कवासी लकमा निर्दोष है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। धान खरीदी की अवधि 2 दिन बढ़ाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। इस बार 25 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से कम धान खरीदी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांगों के दबाव में सरकार को 2 दिन का समय बढ़ाना पड़ा है, लेकिन 2 दिन पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि धान खरीदी की समय सीमा कम से कम 15 दिन बढ़ाई जाए, ताकि प्रदेश के सभी किसानों का धान खरीदा जा सके। सरकार ने जिस तरह से किसानों का धान नहीं खरीद रही है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही कि धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक देखेंगे सरकार का जो टारगेट है 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। 31 जनवरी तक सिर्फ 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाई और लगभग 25 लाख मीट्रिक टन अपनी टारगेट के तुलना में खरीदी नहीं हुई और लाखों किसान आज भी धान नहीं बेचे हैं। कल भी मैं कवर्धा गया था, वहां पे भी किसानों का आवेदन आया है। मतलब आज भी कई किसान धान नहीं बेच पाए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार इसको मांग करते रहे, कहीं ना कहीं सरकार झुकी और सिर्फ 2 दिन आज और कल धान खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन फिर भी हमारा मांग है, क्योंकि ये 2 दिन धान खरीदी संभव नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको लक्ष्य से लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है और 2 दिन में 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे आप। तो फिर 25 लाख मीट्रिक टन आप धान कैसे खरीद पाएंगे? इसलिए सरकार ने जो 2 दिन का समय सीमा बढ़ाया है ये कम है। इसलिए पुनः कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि धान खरीदी का समय सीमा 15 दिन बढ़ाना चाहिए, ताकि जो किसान कर्जा ले पाए हैं वो उन किसानों का पूरे धान खरीदा जा सके और जिनका टोकन कटा है उन किसानों का धान खरीदा जा सके, जबकि 2 दिन कहीं भी पर्याप्त नहीं है। साय मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए नए प्रयोग कर रही है। नशे का कारोबार रोकने में सरकार विफल रही है और अब नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नशा फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग के बावजूद नशे पर लगाम नहीं लग पाई। राजधानी में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद भी हत्या और चाकूबाजी की घटनाएं नहीं रुकी, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उजागर होती है। स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025-26 को कल्पनाओं पर आधारित बताते हुए शुक्ला ने कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। मोबाइल टावर योजना और क्लाउड फर्स्ट नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने धान खरीदी की अंतरराशि पर कोई फैसला नहीं लिया, जिससे किसानों को अपने भुगतान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। साय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में जो फैसले लिए गए, वो फैसले इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार अपने काम में असफल साबित हो रही है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ निजी कंपनियों के हितों के लिए फैसले ले रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैला फूला है, उसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम साबित हुए। इसीलिए नारकोटिक्स के टास्क फोर्स के गठन की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही इसके पहले भी सरकार ने अपनी अक्षमता छुपाने के लिए राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया था। उसके बाद भी अपराध नहीं रुके हैं। अब नया टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं। नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत सरकार ने जो फैसला लिया उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं की उपेक्षा की गई है। इसमें स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को पहली प्राथमिकता की बात होनी थी, लेकिन पहली प्राथमिकता शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के युवा निराश हुए हैं। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल लगाने की बात
मंत्रिमंडल ने किया है मोबाइल टावर लगाने के बाद। मोबाइल टावर लगाएंगे, उसका निजी कंपनियों को दे देंगे। तो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने जा रही है। निजी कंपनियों को टावर लगाने में सरकार सहयोग करे, टावर लगाने के लिए उनको अनुमति देने में सहयोग करे, सहमति देने में सहयोग करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। सरकार खुद टावर लगाएगी। इसके पहले भी रमन सरकार ने यही किया था, टावर लगाया था और उसको जियो को दे दिया था। कुल मिलाकर ये निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति में भी जो एक ग्लोबल प्रतिस्पर्धा थी उसको समाप्त कर दी। किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति बनाई गई है। कुल मिला के आज मंत्रिमंडल का जो फैसला आया है वह छत्तीसगढ़ की जनता को निराश करने वाला है। 30 से अधिक हाउसिंग बोर्ड की और विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपा जाएगा। नगर निगम जो पहले से कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो नई कॉलोनियाँ जो उसको सौंपे जाएगी उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा,